तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना भी बहुत जरूरी है। आप लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, a computer program is a set of instructions that directs a computer to perform the task necessary to process data into information। कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या काम होता है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे चेंज करना है। डेटा रॉ होता है और जब उस डेटा को हम उस पर वर्किंग करते हैं, उस पर प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। A computer programmer might write these instructions using a programming language। भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या करेगा, ये जो इंस्ट्रक्शन होंगे इसे एक भाषा में लिखेगा जिस भाषा को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जो कंप्यूटर समझता है। Which are set of words, symbols and codes used to create which a computer can process and execute। आप इस प्रोग्राम के अंदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, कोड्स भी हो सकते हैं जो कंप्यूटर समझे और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। The step that a programmer uses to build a computer program collectively। ये जो स्टेप है जो प्रोग्रामर लेता है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम डेवलपर लाइफ साइकिल। भाई आपको समझ आया कि एक प्रोग्रामर प्रोग्राम क्यों बनाता है, कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इनके टूल्स क्या क्या होते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन सेलेक्ट from a variety of programming language or a program development tools to create solution of information system requirements। अब आप देखिए, अब आप जो भी काम करते हैं तो किसी न किसी टूल की मदद से वो काम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम उस टूल्स का यूज करते हैं तो प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाता है अपनी बात को कंप्यूटर को बताना, कहना और उसे एग्जीक्यूट कराना। A programming language is a set of words। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वर्ड्स का, सिंबल्स का और कोड्स का क्या है, एक सेट जो क्या करता है, प्रोग्रामर कम्युनिकेट कर पाता है एल्गोरिथम बना के कंप्यूटर से। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है, जो हमारी मशीन होती है, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझ पाती, वो समझती है एल्गोरिथम, प्रोग्राम। जस्ट एज ह्यूमन अंडरस्टैंड अ वैरायटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज समझ सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारी लैंग्वेज को समझ सकता है। A program development tool consists of user-friendly software product designed to assist in the creation of information system solutions। भाई जो डेवलपमेंट टूल होते हैं इनका क्या काम होता है, सॉफ्टवेयर से फ्रेंडली तरीके से किसी चीज को डिजाइन कराना, ठीक है। These programs development tools automatically create the programming language instruction needed to communicate with the computer। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये प्रोग्राम डेवलपमेंट जो टूल है ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप जो भी बताते हो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करके बता देता है, कर देता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए। With program development tools, a developer typically does not need to learn programming language। सिंपल है, ये तो बहुत ऑब्वियस है। अगर प्रोग्रामिंग टूल वो काम कर रहे हैं तो क्या जरूरत है ह्यूमन को समझने की। सपोज कीजिए मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती बट मेरे पास प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स हैं, तो इन टूल्स को मैं अपनी लैंग्वेज में अपनी बात बता दूंगी तो ये टूल्स क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फ्रेम कर देंगे और कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करा देंगे हम लोग। द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अब हम देखते हैं कैसे करता है काम। द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट प्रोग्रामर्स यूज टू बिल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक सेट होता है स्टेप्स का, एक एक स्टेप लेना पड़ता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम को बिल्ड कर देता है। Whereas much of the system development life cycle guides system analysis through the development of an information system। अब क्या करता है ये जो हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल गाइड है, ये क्या करता है, एनालाइज किस चीज को करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम को ये एनालाइज करता है। In program development, life cycle guides computer program through the development of a program। ठीक है, ये क्या करता है, ये तो इंफॉर्मेशन को, ये तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये तो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, बट जो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो किसको करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम। भाई इसका काम बेसिकली क्या है, कंप्यूटर से अपने आप प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट कराना। अब ये कैसे फॉलो करता है, अब हम फॉलो के स्टेप सीखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, डेवलपिंग द प्रोग्राम लॉजिक टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम पता होगी तो हम क्या करेंगे, एक लॉजिकल प्रोग्राम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाएंगे। उसके बाद राइटिंग द प्रोग्राम लॉजिक इन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो प्रोग्राम है उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे, क्योंकि हमें तो समझनी नहीं, हम समझनी किसे है, कंप्यूटर को समझनी है। असेंबली एंड कंपाइलिंग द प्रोग्राम टू टर्न इनटू द मशीन लैंग्वेज। हमने अपनी लैंग्वेज तो बना ली, अब मशीन तक पहुंचाने के लिए उसी लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा। टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। टेस्ट करना है, और ये डिबगिंग का मतलब होता है ये टेस्ट की चीज देखना है कि हमने जो प्रोग्रामिंग करी है वो फिट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। प्रिपेयरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद नेसेसरी जो डॉक्यूमेंटेशन नीड होती है उसे बनाना। द लॉजिक इज जनरली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है लॉजिक। भाई लॉजिक का ही तो गेम है सारा। However, depending on the programming language, writing the statement may also be difficult. भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करके स्टेटमेंट को बनाना भी एक वर्ती काम है, एक काम है एक तरीके का। One thing is certain, documenting the program is considered the most annoying activity by programmer। अब ये जो लोग डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्रामर कर रहा है कि लॉजिक पहले रीजन ढूंढ रहा है, फिर लॉजिक ढूंढ रहा है, फिर उसे प्रोग्राम में चेंज करना, बहुत अनोइंग है प्रोग्रामर के लिए। अब हम पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी कैटेगरीज होती हैं? Several hundred programming languages exist, each with its own language rule और syntax। भाई जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी वो अपने ही रूल्स और सिंटैक्स पे बिलीव करती होंगी। Some languages were developed for specific computer। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए ही बनी होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सबके लिए, साइंटिफिक तरीके से, बिजनेस एप्लीकेशन सबके लिए बनी होती है। As previously noted, the American National Standard Institute (ANSI) has standardized some of these languages। अब कुछ जो अलग-अलग लैंग्वेज हैं, ANSI ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। Program written in ANSI standard language thus can run on many different type of computers। अब जो ANSI से लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हुई हैं वो किसी भी तरीके के कंप्यूटर पे चल सकती हैं, एज वेल एज मैनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे और किसी भी कंप्यूटर पे ANSI द्वारा मॉडरेट की हुई लैंग्वेज, स्टैंडर्ड की हुई लैंग्वेज चल सकती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने 5 में कैटेगराइज करा है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज। 5 हो गई। मशीन और असेंबली लैंग्वेज कैसी है? लो लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और नेचुरल लैंग्वेज कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज। डिवाइड हो गए, 2 लो लेवल है, 3 हाई लेवल है। A low level language is written to run on one particular computer। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है जो कि हमारी मशीन और असेंबली, वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे चल सकती हैं, बट जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर पे चल सकती है। तो आपने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है और किस तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया। अब हम एक एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड इट्स मशीन लैंग्वेज। भाई ये ऐसी लैंग्वेज है जिसे मशीन डायरेक्ट समझ सकता है, which also is called first generation language। क्योंकि सबसे पहले ही ये लैंग्वेज आई है तो इसलिए हम इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यूजेस अ सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी डिजिट को समझती है? बाइनरी, 0 और 1 को ये समझती है। दैट correspond to the on and off electrical statement of computer। इसका क्या काम होता है? ऑन ऑफ टू फॉल्स ये वाला काम होता है इसका। Machine language programs run only on the computer for which they were developed। They are machine dependent। भाई मशीन लैंग्वेज तो मशीन पे डिपेंडेंट होगी, और हमने पहले भी पढ़ा था कि सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे डेवलप हो सकते हैं जहाँ ही वर्क कर सकते हैं, जहाँ ही डेवलप हुई। एक डिसएडवांटेज इसका है मशीन लैंग्वेज का, एक क्या है? They are not portable to other computer। आप इन्हें किसी और कंप्यूटर में नहीं ले जा सकते, पोर्ट नहीं कर सकते आप। सेकंड क्या है? As you might imagine, coding in binary digit of machine can be tedious and time consuming। अब आप सोचिए ना, आपको ये बाइनरी डिजिट पे ही काम करके प्रोग्रामिंग बनानी है तो ये कितना टाइम लगेगा और कितना ही हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए बनाना।
तो इसीलिए हम इसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक बाउंड्री सेट है कि आप इतना ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर आते हैं आप असेंबली लैंग्वेज पे। बिकॉज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स वर सो डिफिकल्ट टू राइट। भाई आपने ऊपर ही देखा कि मशीन लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट है लिखने के लिए हमारे, है ना। A second generation language of programming language called assembly language, इसका evolved ये है एक सेकंड assembly language है, इसे हम लोग second generation language भी कह सकते हैं। With an assembly language, instructions are written using abbreviation and codes। भाई ये आई तो हम शॉर्टकट में और कोड्स में हम लिख पाते थे अपने प्रोग्राम को। As with machine language, assembly language often are difficult to learn and are machine dependent। भाई assembly language ने भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करा, ये भी एक ही कंप्यूटर पे डिपेंड करती थी, मशीन पे ही डिपेंडेंट थी, और कुछ कुछ मशीन लैंग्वेज की तरह ही थी, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की तरह ही। असेंबली लैंग्वेज टू हैव सेवरल एडवांटेज ओवर मशीन लैंग्वेज, बट असेंबली लैंग्वेज से में ज्यादा एडवांटेज है मशीन लैंग्वेज से। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सीरीज ऑफ बाइट्स, द प्रोग्रामर यूजेस मीनिंगफुल एब्रिविएशन फॉर अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। भाई इसके अंदर 0 और 1 के अलावा आप सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, mnemonics भी यूज कर सकते थे असेंबली के अंदर। विद एन असेंबली लैंग्वेज अ प्रोग्रामर राइट्स कोड्स सच एज, कोड्स लिख सकता था, एडिशन के लिए वो ए लिख सकता था, कंपेयर के लिए वो सी लिख सकता था, लोड के लिए वो एल लिख सकता था, मल्टीप्लाई के लिए तो एम लिख सकता था। और दूसरा एडवांटेज क्या है इसका असेंबली लैंग्वेज का? प्रोग्रामर कैन रेफर टू स्टोरेज लोकेशन विद सिंबॉलिक एड्रेस। आप किसी प्रोग्रामर को कुछ सेव करना है तो सिंबॉलिक लोकेशन के तरीके से कर सकता है। एग्जांपल देखिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्चुअल न्यूमेरिक स्टोरेज एड्रेस ऑफ यूनिट प्राइस, अ प्रोग्रामर कैन यूज द सिंबॉलिक प्राइस। इसमें उसे जरूरी नहीं कि यूनिट लिखनी है उस प्राइस की, वो डायरेक्ट प्राइस भी लिख सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज, अब तक हम इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, अब हम असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। वन डिसएडवांटेज ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज दैट it must be translated into machine language before the computer can understand it। भाई ये बना लेती है कोड, पर उसके बाद भी इसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज समझ ही नहीं पाती, मशीन समझ ही नहीं पाती, और ये मशीन पे ही डिपेंडेंट है, तो इसे मशीन लैंग्वेज को थ्रू होके ही जाना पड़ता है। The program containing the assembly language code is called the source program। इसको हम source program भी कह सकते हैं। The computer cannot understand or execute this source program until it is translated। भाई आपने कोडिंग तो बना ली, कम कोड बना ली, एब्रिविएशंस भी बना लिया, पर फायदा क्या है? फायदा तो जब भी होगा ना जब आप इसको ऑल यूज कर सको। डिपेंडेंट तो आपको मशीन पे ही होना है, जाना तो आपको मशीन लैंग्वेज के थ्रू ही पड़ेगा। A program called an assembler converts the assembly language source program into machine language that the computer can understand। वही प्रोसेस है। One assembly language instruction usually translate into one machine language instruction। भाई एक इंस्ट्रक्शन एक ही मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। In some cases, however, the assembly language includes macros। assembly language में macros है, which generates more than one machine language instruction for a single assembly language instruction। Macros save the programmer time during program development because one assembly language instruction can trigger several actions। मैक्रोस का काम होता है आपके उस प्रोग्राम को, उस इंस्ट्रक्शन को सेव कर लेना ताकि वो किसी और में काम आ सके। तो असेंबली लैंग्वेज ने मैक्रोस को डिफाइन करा, इससे वो मशीन लैंग्वेज में बहुत सारे टर्म्स में काम कर पाए। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। भाई हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में देख ली, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज में देख ली, अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन। The disadvantage of low-level machine and assembly language led to the development of high-level language in the late 1950-1960। भाई जब लो लैंग्वेज से थक गए लोग तो उन्होंने क्या करा? थर्ड लैंग्वेज को अप्रोच करा। Unlike low-level language, high-level languages make it easy for programmer to develop and maintain program। भाई जब easy way उन्होंने खोजा तभी तो कोई ये चीज कर पाए। In addition to being easy for programmer to learn and use, high level language are machine independent, machine पे dependent नहीं थी, means they run on many different types of computers। भाई वो एक ही मशीन पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर काम कर सकती थी। थ्री कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज।
A third generation language instruction is written as a series of English like words. अब तक हमने कोडिंग में देखा, असेंबली लैंग्वेज में, बाइनरी में देखा, थर्ड जनरेशन में इंग्लिश वर्ड्स भी यूज हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, a programmer write add for addition, English word आ गया। print for print, English word। many third generation language also use arithmetic operation such as multiplication, ये वाले operations भी यूज करे थे, multiplication, addition। these English like words and arithmetic notations simplify the program development process for the programmer। भाई ये तो प्रोग्रामर के लिए बहुत इजी हो गया। भाई जहाँ वो बाइनरी में कर रहा था, कोडिंग में कर रहा था, पर थर्ड जनरेशन में उसको इंग्लिश के वर्ड भी मिल गए, उसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी मिल गए, तो उसको ज्यादा मजा आएगा यहाँ प्रोग्रामिंग करने में। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज रिक्वायर्स दैट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू अकम्प्लिश एंड हाउ टू डू इट। भाई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को क्या था कि प्रोग्राम है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कंप्यूटर को कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। With most three generation language, these procedures are developed using both top-down approach, structured construction, sequence, selection, repetition with each model। इसमें क्या हुआ? इसने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करा, उसने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करा, और इस पूरे को जो करा इसने उसको हम लेंगे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। इसमें क्या हुआ? ये डेवलप कैसे हुआ? टॉप से डाउन अप्रोच थी इसकी, स्ट्रक्चर था, सीक्वेंस वे में सिलेक्शन करके इसने अपनी चीजों को करना सीखा। As in an assembly language program, 3GL code is called source program। अब assembly language में अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो इसे क्या कहेंगे हम? source program, which must be translated to machine language before the computer can understand it। भाई source program को तो आपको machine language में चेंज करना पड़ेगा। Thus, translation process often is very complex because one 3GL source programming instructed translation in any machine। भाई 3GL को तो आप थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को तो आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी मशीन में अप्लाई कर सकते हो, बट असेंबली लैंग्वेज के साथ तो ऐसा नहीं था। For third generation language, translation is performed using one to two types of programs। भाई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जो काम हुआ वो दो तरीके से हुआ, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब हम देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। A compiler converts the entire source program into machine language at one time। कंपाइलर ने जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करा, एक टाइम में पूरे प्रोग्राम को उसने चेंज कर दिया। The machine language version that results from compiling third generation language is called object code, object program। इसने चेंज करने का क्या नाम दिया? object code, object program। The object code is stored on disk for execution at the later time। ये कहाँ से स्टोर हो गया? डिस्क। While it is compiling the source program into object code, ये source program को object code में जब चेंज करता है, the compiler checks the source program syntax। ठीक है, कंपाइलर क्या चेक करता है? प्रोग्राम का सिंटैक्स, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। Verifies that the program properly defines the data activity calculation or comparison। ये देखता है कि जो प्रोग्राम है उसका डेटा सही से डिफाइन हुआ है नहीं हुआ है, सिंटैक्स सही से लगे नहीं लगे हैं, कैलकुलेशन सही है या नहीं है। The compiler then proceeds a program listing which contains the source code and a list of any syntax error। ये क्या करता है? लिस्ट बनाता है कि कहाँ एरर है, कहाँ नहीं, कैसे तरीके से। This listing helps the program make necessary change to the source code and debug the program। अब लिस्ट के बाद जब आपके पास लिस्ट, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, असेंबली लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बनाया, आपने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा उसको चेंज करना चाहा। अब कंपाइलर ने क्या करा? आपको लिस्ट बना के दी कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे एरर है। With an interpreter, one line of source program at a time is converted into machine language and then immediately executed by the computer। If the interpreter counters an error by converting a line to code, then error message immediately displayed on the screen। अब हम देखते हैं, ये हमें पॉइंट जब समझ में आएगा जब हम इंटरप्रेटर समझेंगे। बस हमें इतना समझना है कि जो कंपाइलर है वो वन गो में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और चेंज करके दे देता है, एरर बता देता है। अब देखते हैं इंटरप्रेटर में क्या होता है। इंटरप्रेटर, while a compiler translates an entire program at once। भाई कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक बार में वो करता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन प्रोग्राम फोर स्टेटमेंट एट अ टाइम। वो ये एक एक स्टेटमेंट को करता है, एक स्टेटमेंट इसे चेक करी, एग्जीक्यूट करी,
एक फिर उसके बाद दूसरी करी फिर एग्जीक्यूट करी, ऐसे करता है। एंड इंटरप्रेटर रीड्स अ कोड स्टेटमेंट, कन्वर्ट्स इट इनटू वन और मोर मशीन लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शन and then execute the machine language instruction all before moving to the next code statement in the program। ये क्या करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसे एग्जीक्यूट कर देता है। कोई एरर होती है तो हर टाइम वो पता चल जाता है हमें कि हमने इस टाइम में एरर करी है और वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती है। Each time you run the source program, it is interpreted into machine language statement by statement and then executed। No object program is present। इसमें कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। वन एडवांटेज ऑफ एन इंटरप्रेटर, एडवांटेज क्या है इंटरप्रेटर का, दैट इट इमीडिएटली डिस्प्लेस फीडबैक व्हेन इट फाइंड द सिंटैक्स एरर। भाई ये एकदम कोई सिंटैक्स एरर होती है तो ये एकदम बता देता है। द प्रोग्रामर कैन करेक्ट एनी एरर, जो प्रोग्रामर होता है वो किसी भी एरर को तुरंत करेक्ट कर सकता है, अपने कोड को चेंज कर सकता है बिफोर द इंटरप्रेटर evaluates the next line। The disadvantage क्या है, interpreter program do not run as fast as compiled program because the program must be translated to machine language each time when it is executed। भाई कंपाइलर तो ज्यादा जल्दी काम करेगा क्योंकि वो वन गो में एक बार में फाइल को रीड करके और आपको मशीन लैंग्वेज में चेंज करके दे रहा है, ये वन बाय वन देता है तो ये टाइम लेता है, वो टाइम नहीं लेता। Many programming language include both an interpreter and compiler। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो इन दोनों में आती है। The programmer can use the interpreter to debug the program। इंटरप्रेटर का यूज कहाँ कर सकता है प्रोग्रामर, अपने जो प्रोग्राम है उसकी सही तरीके से जानने के लिए कि सही कैलकुलेशन वगैरह सही है नहीं। एंड देन कंपाइलर प्रोग्राम व्हेन इट इज रेडी टू बी डिबग्ड। फिर यूजर फिर उसके बाद क्या करे, उसको कंपाइल कर दे। कंपाइल क्यों करेगा कि वो सारा एक साथ देख लेगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन का। Like third generation computer, fourth generation computer language uses English text statement। Fourth generation language में भी English statement आने लगे। Fourth generation computer, however, is a non-procedural language, which means the programmer only specified what the program should accomplish without explaining how। भाई इसमें प्रॉपरली बताना पड़ता। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक एक फीडबैक छोटा सा हम कोटेशन टैग दे सकते हैं, उससे एग्जीक्यूट कर देते हैं। Consequently, coding programming for generation language requires much less time and effort on the part of the programmer। भाई प्रोग्रामर को इसमें बहुत कम काम करना पड़ता है, टाइम भी बहुत कम लगता है। In fact, fourth generation language are so easy to use that users with very little programming background can develop programming using a fourth generation language। अब fourth generation language के अंदर यदि किसी को बहुत कम प्रोग्रामिंग आती है तो भी वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसका ये बहुत बड़ा अच्छा एडवांटेज है। SQL is a fourth generation language that can be used to query database table। This query produced an alphabetical list of those customers who receive a discount। Their discount would not equal to 0। SQL होता है structured query language। ये fourth generation की लैंग्वेज है, ये डेटाबेस में काम आती है। आगे वाली क्लासेस में जब आप आएंगे तो आप इसको पढ़ के सीख पाएंगे। Many fourth generation language work in combination with the database, its project dictionaries। बहुत सारी 4GLS हमारी क्या है, डेटाबेस पे काम करती हैं। These powerful language allows database administrator to define the database and its structure, help programmers maintain the data in the database and allow users to query the database। SQL is a query language enabling user and programmer to retrieve data from the database table। One query for example might request to all the customers receive discount। मतलब ये जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है इसमें एसक्यूएल का क्या काम होता है। सपोज कीजिए एक शोरूम है, ठीक है, एक शोरूम का जो डेटाबेस है, जो डेटा है वो एक डेटाबेस में आपने सेव कर लिया। तो ये जो प्रोग्रामिंग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये एसक्यूएल की मदद से क्या करती है, आपके डेटा को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में तरीके से मैनेज करके रखती है। और आपको यदि किसी के बारे में कुछ क्वेरी को रिट्राइव करना है, जानना है, पैच करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल की मदद से आप प्रॉपर देख सकते हैं। सपोज कीजिए एक शोरूम है, उसमें बहुत सारी टी-शर्ट्स का शोरूम है, ठीक है, आपने वो डेटाबेस में मेंटेन बहुत अच्छे से कर रखा है। आपकी पर डे 10 या 20 टी-शर्ट सेल हो गई। ऑन 15th डे ऑफ मंथ आपको चेक करना है कि आपकी कितनी शर्ट सेल हो चुकी है। तो आप इस लैंग्वेज की मदद से एक क्वेरी डालकर प्रॉपर बहुत आसान तरीके से अपने पूरे डेटाबेस को एनालाइज कर सकते हो कि हम पे कितनी टी-शर्ट बच रही हैं और कितनी हमारी सेल हो चुकी है। जैसे कि यहाँ विपिन फर्स्ट नेम नेटम
इस तरीके से तो एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल में उन्होंने क्या करा है, इस एग्जांपल में उन्होंने क्या करा है कि कस्टमर ने कितना डिस्काउंट रिसीव करा है, तो ये उनका नेम आ गया कि जिन्होंने डिस्काउंट को रिसीव करा। अब आते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज पे। Whereas a fourth generation language program must follow a specific set of rules syntax, a natural language program does not. भाई जैसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज करता है रूल्स और सिंटैक्स को फॉलो करता है, नेचुरल लैंग्वेज नहीं करता। A natural language sometimes called the fifth generation language. भाई तो हमने 4 पढ़ी, 3rd पढ़ी, तो fifth generation language मानी जाएगी। ये क्या करती है, allow user to resemble human speech। ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज है तो हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है। For example, an SQL query to obtain a list of GPAs that exceeds 3.5 grade be written in a select name, last name, first name from student whereas GPA is this. The natural language version of that same query might be written or spoken as tell me the name the student of GPA. आपने ये वाली डिटेल अपने डेटाबेस में लिख रखी है। नेचुरल लैंग्वेज को क्या करना है, या तो क्वेरी लिखनी है या फिर सेम बोलना है कि टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट विद जीपीए ओवर 3.5। ये आपको डायरेक्टली आंसर निकल कर देगा। नेचुरल लैंग्वेज ऑफन आर एसोसिएटेड विद एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। These systems are popular in the medical field but are not very used in business application. सबसे ज्यादा ये मेडिकल फील्ड में काम हो रहा है, इसका एक्सपर्टीज हो रही है, बिजनेस में शायद इतना नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या? एब्रिविएटेड ओओपी प्रोग्रामिंग दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी पे काम होता है। इट इज एन इवोल्यूशनरी form of modular programming with more fundamental rules and allow pieces of software to be reused and interchange between programs. Major concepts are। इसमें क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर के हर पार्ट को देखती है, यूटिलाइज करती है, रीयूज करती है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ कि इनका क्या क्या मतलब होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जो डेटा होता है उसको बिल्कुल सही ढंग से डिवाइड करके रखना, ठीक है, सही ढंग से उस डेटा को आपको कहाँ स्टोर करके कैसे कैसे स्टोर करके रखना है, वो आता है आपका इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस आता है जो आप डेटा आपने पहले सेट कर रखा है, आप उसी बेसिस पे नया डेटा बना सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आता है, अभी हम इन दोनों के बारे में वो पढ़ते हैं, फिर आगे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन इज द क्रिएशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट मॉडल्स दैट कंटेन द डेटा एंड द प्रोसेसिंग करता है। These user define and abstract data types of called classes। सेम आ गया कि आपने क्या करा, मॉड्यूल्स को सफिशिएंट वे में मॉड्यूल्स को डेटा को प्रोसेस करा है, ये आपने क्लासेस के रूप में ले लिया है। वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक क्लास का इंस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल इन अ पेरोल सिस्टम a class could be defined as a manager and pattern job. The actual object are instance of that class. Classes are created in hierarchies and the inheritance allows the knowledge in one class to be passed down the hierarchy. That means less programming is required when adding functions to complex system. If a step is added at the bottom of the hierarchy, then only. Same ये स्कूल का वो ले लिया गया है कि सपोज कीजिए जैसे आपके स्कूल में 8 पास आउट होके फिर 9th में आते हैं बच्चे, 9 पास आउट होके 10th में आते हैं बच्चे, एक हायरार्की मेंटेन होती है। तो उन सब बच्चों के लिए जो रिसोर्सेज यूज होते हैं तो वो इनहेरिटेंस में नोट्स भी यूज हो सकते हैं, उनको रखने का तरीका कि किस तरीके से क्लासेस में कैसे मैनेज होगा वो आता है इनकैप्सुलेशन। Processing and data associated with a unique step need to be added. Everything else about this step is inherent. Object oriented programming allows procedure about object to be created whose exact type is not known until runtime. ये कैसा प्रोग्राम होता है, ये प्रोसीजर्स को ऑब्जेक्ट पे करने के लिए क्रिएट करता है, एग्जीक्यूट करता है, जिसमें कि जब तक ये रन टाइम में नहीं आ जाता तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल पढ़ते हैं, a screen cursor may exchange its type straight from an arrow to a line depending on the program. The routine to move the cursor on the screen respond to the mouse movement would be written. The cursor polymorphism would allow the cursor to be whatever shape is required at real time. It would allow the new shape to be easily integrated in a program. अब आप अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम सपोज माउस पे काम कर रहे हैं, आप माउस का जो कर्सर होता है मैनी टाइम तो 5 पे आता है तो चेंज हो जाता है,
फोल्डर्स पे आता है तो वो अलग चेंज आता है, अगर वो किसी स्क्रीन पे आता है, एमएस वर्ड पे आता है तो वो अलग माउस का कर्सर हो जाता है। तो एक टाइम में जब बहुत तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज फॉलो की जाती हैं और कंट्रोल की जाती है तो वो हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। The simulation language was the original object orientation language. ये जो simulation language है ये original orientation language है। It was used to model the behavior of complex system. इसका क्यों क्या हुआ है, इसका यूज कब हुआ है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम को यूज करने के लिए इसका बिहेवियर चेंज हुआ है। Xerox Smalltalk was the first object-oriented programming language was used to create a graphical user interface. भाई ये वाला जो Xerox Smalltalk है ये फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, एक लैंग्वेज है जिसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए किया गया था, whose derivation are so popular today, जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। C++ has become the major commercial OOP language. C++ OOP लैंग्वेज है। अब हम OOP लैंग्वेज की एग्जांपल है, ठीक है, because it combines traditional C programming with object oriented capabilities. ये क्या करती है, जो पुरानी ट्रेडिशनल कैपेबिलिटीज उसकी चलती आ रही है इसको कंबाइन करती है। तो इस तरीके से हमने सीखा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। एंड आफ्टर दैट हमने सीखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, दैट इज OOP। आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे C++, जावा, तो आपको ये बिल्कुल इलैबोरेट हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है। हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, इनहेरिटेंस का क्या काम होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है। शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक प्रोग्राम में काम करते हैं। थैंक यू।